सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से वेलकम बैक करता हूँ वन फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी लगता है बच्चों को। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड यही लगता है ना फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर वालों को? बिल्कुल भी नहीं, हार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। अगर मन से आप लोग पढ़ेंगे तो सब कुछ सरल है। ठीक है, चलो। तो हार्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो 2026 में जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ऑफिशियल मॉडल पेपर लिखा है, ऑफिशियल मॉडल पेपर है। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस फंसेंगे आपके क्वेश्चंस में, ठीक है, आपके एग्जाम में। ठीक है, चलो। यहाँ पे देखो, एक टैग लगा है 100% पास की गारंटी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। अगर आप लोग मन से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, जितना हम लोग पढ़ा रहे हैं इतना आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, टॉप 20 एंड क्वेश्चंस बैंक, मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट और भी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं। तो आप ये सब देख लेते हैं तो आप 100% पास हो जाएंगे। डी फार्मा कोई बड़ी बात नहीं है, डी फार्मा यार बहुत छोटी बात है। तो डी फार्मा आप यूँ क्रैक कर लेंगे। बस ये है कि आपको थोड़ा मन लगा के पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, 1 साल का सिलेबस आपको 1 महीने में अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो टाइम तो देना पड़ेगा आपको ना। चलो, आज भैया सेट 1 का ए है, यानी आज हम लोग सेट 1 के पार्ट ए को पढ़ेंगे, जिसमें हम 7 क्वेश्चंस रहते हैं। कितने? जिसमें 7 क्वेश्चंस रहते हैं, जिसमें से आपको 6 क्वेश्चंस करने होते हैं। यहाँ पे देखो, मॉडल पेपर पे मॉडल क्वेश्चंस पेपर यहाँ पे है। ठीक है, सेट 1 है जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस में 7 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें आपको 6 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन इम्प्योरिटीज़। इम्प्योरिटीज़ क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर साल आता है, इस साल भी आएगा। एक्सप्लेन द वेरियस सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी के वेरियस सोर्सेज को भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है, मतलब कितने सोर्सेज हैं, कैसे कैसे ये हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में आ जाता है। ठीक है, और क्या पूछ रहा है भैया? विथ सुटेबल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के साथ आपको इम्प्योरिटी को एक्सप्लेन करना है। तो देख लेते हैं क्या होता है इम्प्योरिटी। देखो, इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, डेफिनेशन देखते हैं इसका। इम्प्योरिटीज आर अनवांटेड और फॉरेन सब्सटेंस। ये क्या होता है? ये एक अनवांटेड सब्सटेंस होता है या फिर फॉरेन सब्सटेंस कह सकते हैं। जैसे आपको समझ में अभी नहीं आ रहा होगा, जैसे आप लोग गाजर बोते हैं, ठीक है, खेत में गाजर वगैरह बोते हैं, मूली वगैरह बोते हैं। तो गाजर के साथ साथ जो एक्सटर्नल, मतलब बाहरी से घास वगैरह, घास फूस जाम जाते हैं। ठीक है, घास फूस उग जाते हैं ना गाजर के साथ साथ। तो वो क्या है, वो आप मतलब चाहते तो नहीं थे लेकिन आ गया। आप चाहते थे कि घास वगैरह आए आप खेत में, आपके गाजर के साथ आप चाहते थे कि आपके गाजर के साथ घास वगैरह आए, नहीं चाहते थे। वो क्या था? वो अनवांटेड पदार्थ था, अनवांटेड सब्सटेंस है। गाजर के साथ अगर घास आ रहा है तो वो अनवांटेड सब्सटेंस है। तो सेम इसी प्रकार से हम लैब में कोई मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर करते हैं, तो उस मेडिसिन में क्या होता है? इम्प्योरिटी आ जाता है, यानी खराबियाँ आ जाता है, उसी को बोलते हैं इम्प्योरिटीज़। तो इम्प्योरिटीज आर अनवांटेड और फॉरेन सब्सटेंस प्रेजेंट इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। हमारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्योरिटीज बोलते हैं। इम्प्योरिटीज वे अवांछित या बाहरी पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं भैया? अवांछित या बाहरी पदार्थ होते हैं जो किसी औषधि पदार्थ में उपस्थित हो जाते हैं, जिसको हम लोग इम्प्योरिटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे इमेज के माध्यम से। ठीक है, चलो आगे देखें। अब यहाँ पे देख लेते हैं सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी के क्या क्या सोर्सेज है, कैसे कैसे हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में आ सकते हैं इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल्स। क्या पता है रॉ मटेरियल में ही कोई इम्प्योरिटी हो, कोई अवांछित पदार्थ हो। ठीक है, तो उससे भी आ सकते हैं। यहाँ पे देखो, कच्चे पदार्थ, जैसे कच्चे पदार्थ से ही बनता है ना मेडिसिन वगैरह। अगर आप मेडिसिन वगैरह बनाने जाएंगे, सबसे पहले रॉ मटेरियल का यूज़ होगा ना। ठीक है, चलो। फिर सेकंड क्या है? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्या पता मैन्युफैक्चरिंग करते समय कोई अवांछित पदार्थ आ जाए, कोई इम्प्योरिटी आ जाए हमारे सब्सटेंस में। फिर क्या है भैया? इनकम्प्लीट रिएक्शंस, या फिर कोई रिएक्शंस इनकम्प्लीट रह गया है, उसके कारण क्या होगा? इम्प्योरिटी हमारे प्रोडक्ट में आ सकता है। डिकम्पोजिशन ड्यूरिंग स्टोरेज, भंडारण के दौरान, मतलब जो पैक होता है, क्या होता है? स्टोरेज होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो, भंडारण के दौरान, डिकम्पोजिशन ड्यूरिंग स्टोरेज, भंडारण के दौरान भी इम्प्योरिटी आ सकता है। कंटामिनेशन यानी दूषित, संदूषण जिसको बोलते हैं, संदूषण भी आ सकता है। पैकेजिंग मटेरियल्स में ही क्या पता इम्प्योरिटीज रहे, पैकेजिंग मटेरियल्स में से आ जाए हमारे सब्सटेंस में। तो यहाँ सब क्या है भैया? ये सोर्सेज है, ये क्या है? इम्प्योरिटीज़ के सोर्सेज है। यहाँ से हमारे सब्सटेंस में इम्प्योरिटीज़ आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फिगर के भी माध्यम से है। ठीक है, कच्चे पदार्थ, निर्माण प्रक्रिया, अपूर्ण अभिक्रिया, भंडारण के दौरान, संदूषण और पैकेजिंग सामग्री से, इन सभी जगह से इम्प्योरिटीज़ आ सकते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस में। ठीक है, चलो इतना क्लियर हो गया। चलो आगे देखें।
आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशंस विथ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहला क्या है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल क्या होता है भैया, कच्चा पदार्थ। क्या होता है, कच्चा पदार्थ। इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन स्टार्टिंग मटेरियल्स में रिमेन इन फाइनल प्रोडक्ट। क्या कहने का मतलब है, अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है स्टार्टिंग से ही, कच्चा पदार्थ क्या है, स्टार्टिंग से ही कच्चा पदार्थ का यूज़ होता है। आपको पता है कि अगर आप कुछ भी बनाने जाएंगे तो कच्चे पदार्थ का स्टार्टिंग से ही यूज़ होता है, ठीक है। चलो, प्रारंभिक पदार्थों में उपस्थित अशुद्धियाँ, अगर प्रारंभिक पदार्थ में जो अशुद्धियाँ हैं वो उपस्थिति हैं तो अंतिम उत्पाद में भी रहेगी ही रहेगी, यानी आपके फाइनल प्रोडक्ट में भी इम्प्योरिटी आएगी। अगर आप जैसे एक एग्जांपल लीजिए, अगर आप बना रहे हैं चॉकलेट, ठीक है, चॉकलेट में क्या डालते हैं आप लोग, चीनी डालते हैं ना। अगर चीनी में क्या है, इम्प्योरिटी, गंदगी, प्रदूषण, ठीक है, चीनी में क्या है, प्रदूषण, गंदगी है, ठीक है। वो चीनी से आप क्या बना रहे हैं, चॉकलेट बना रहे हैं। अब फाइनल चॉकलेट बनने के बाद क्या चॉकलेट में प्रदूषण नहीं रहेगी, ऑब्वियसली रहेगी, क्योंकि चीनी में पहले जो कच्चा माल आपने लिया था, सबसे पहले स्टार्टिंग में जो प्रोडक्ट आप यूज़ कर रहे थे उसमें क्या था, उसमें इम्प्योरिटी था, तो इम्प्योरिटी फाइनल प्रोडक्ट में भी आएगी। अगर आप कच्चे यानी रॉ मटेरियल्स में इम्प्योरिटी अगर आपके रॉ मटेरियल में है तो भैया फाइनल प्रोडक्ट में भी आपके इम्प्योरिटी आ जाएगा। समझ में आ गया। चलो, तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, सोडियम क्लोराइड में कैल्शियम साल्ट हो सकते हैं। ये क्या है, ये एग्जांपल है इसका, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ सेकंड पॉइंट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान भी क्या होता है, इम्प्योरिटी आ जाते हैं हमारे सब्सटेंस में। जैसे क्या है, रीएजेंट एंड सॉल्वेंट यूज्ड में लीव रेसिड्यूज। कहने का क्या मतलब भैया, उपयोग किए गए रसायन या सॉल्वेंट अवशेष छोड़ सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है भैया कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी क्या हो सकते हैं, इम्प्योरिटीज आ सकते हैं। उदाहरण क्या है, रिएक्शन में उपयोग हुआ सल्फ्यूरिक एसिड अशुद्धियाँ के रूप में रह सकता है। रिएक्शन में यूज़ हुआ क्या, रिएक्शन में क्या यूज़ हुआ, रिएक्शन में यूज़ हुआ सल्फ्यूरिक एसिड अशुद्धियाँ के रूप में रह सकता है, वो लास्ट में फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटीज आ सकता है, ठीक है। चलो, इनकम्प्लीट रिएक्शन से भी इम्प्योरिटीज आ सकता है हमारे फाइनल प्रोडक्ट में। सम रिएक्टेंट्स में रिमेन अनरिएक्टेड। क्या कह रहा है भैया, कुछ अभिकारक पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। कहने का मतलब यह है कि कुछ जो अभिकारक होते हैं, सम रिएक्टेंट्स में रिमेन अनरिएक्टेड, कुछ अभिकारक जो होते हैं पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सिंथेसिस में अनरिएक्टेड पदार्थ बच जाना। सिंथेसिस यानी किसी सब्सटेंस का सिंथेसिस हो रहा हो, उसमें क्या होता है, अनरिएक्टेड पदार्थ बच जाता है, अनरिएक्टेड पदार्थ बच जाता है, जिससे क्या होता है, जिससे इम्प्योरिटी आ सकता है, ठीक है। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक प्रोसेस है। चलो, यहाँ पे फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन क्या होता है, ड्रग में ब्रेक डाउन ड्यू टू हीट, लाइट एंड एयर। हीट, लाइट और एयर से क्या होता है, ड्रग ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है, ड्रग ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। एग्जाम्पल क्या है, एस्प्रिन का सैलिसाइलिक एसिड में विघटन। एस्प्रिन, जो एस्प्रिन ड्रग्स है उसमें क्या होता है, सैलिसाइलिक एसिड का विघटन हो जाता है, जिससे क्या होगा, जिससे इम्प्योरिटीज आ जाएंगी। तो ये भी एक पॉइंट है, समझ में आ गया। चलो आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है, डिस्कस द प्रिंसिपल रिएक्शंस एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक। आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट लिखना है, यहाँ पे आपको बताना है उसके प्रिंसिपल को, उसके रिएक्शंस को, उसके प्रोसीजर को, ठीक है। तो ये तीनों आपको लिखना है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक के, ठीक है। आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट आपको 3-4 पढ़ने होते हैं, क्लोराइड का, आयरन का, आर्सेनिक का, और भी हैं लिमिट टेस्ट जो कि आपको पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्सेनिक का, ठीक है। आप यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाता है कि आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट कौन से एपारेटस से किया जाता है, बताओ। तो यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रहा होगा, गटजेट अपारेटस। कौन सा भैया, गटजेट अपारेटस से इसको किया जाता है। क्या लिमिट टेस्ट इसका जो किया जाता है, गटजेट अपारेटस से किया जाता है। तो थोड़ा देखते हैं, समझ लेते हैं कि लिमिट टेस्ट क्या होता है, थोड़ा इसके रिएक्शन से समझ लेते हैं। तो जो लिमिट टेस्ट होता है, सबसे पहले आर्सेनिक गैस, आर्सेनिक एसिड होता है, ठीक है, आर्सेनिक एसिड होता है, इसको रिड्यूस करके आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। आर्सेनिक एसिड को आर्सेनियस एसिड में रिड्यूस करके कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। अब क्या होगा भैया, जब ये आर्सेनियस एसिड बन जाएगा तो भैया आर्सेनियस एसिड हाइड्रोजन की उपस्थिति में इसको आर्सिन गैस में कन्वर्ट किया जाएगा, आर्सिन के गैस में कन्वर्ट किया जाएगा। यहाँ पे देखो आर्सेनियस एसिड है, हाइड्रोजन की उपस्थिति में क्या किया जाएगा भैया, आर्सिन गैस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया। सबसे पहले यहाँ पे आर्सेनिक एसिड है, आर्सेनिक एसिड को रिड्यूस करके
आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट किया गया। ठीक है, अब आर्सेनियस एसिड को भैया हाइड्रोजन की उपस्थिति में इसको क्या किया गया, आर्सीन गैस बनाया गया, आर्सीन गैस बनाया गया। ठीक है, यहाँ ऊपर देखते हैं आर्सेनियस एसिड आगे हाइड्रोजन द्वारा आर्सीन गैस में रिड्यूस हो जाती है और मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट करती है। क्या करती है, जब आर्सीन गैस में ये क्या करती है, कन्वर्ट हो जाएगी, फिर मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर के साथ रिएक्ट करके येलो स्टैंड देती है, यानी पीला कलर देती है। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर है। आगे देखते हैं, थोड़ा थियरी के माध्यम से समझ लेते हैं। लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक इज बेस्ड ऑन रिएक्शंस ऑफ आर्सेनिक गैस विद हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टैंड ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर। ये आर्सेनिक गैस के रिएक्शंस के बेस पे होता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन आयन टू फॉर्म येलो स्टैंड ऑन मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें कुछ रिड्यूसिंग एजेंट भी मिलाया जाता है, लाइक कैसा एजेंट, पोटेशियम आयोडाइड। इट इज़ आल्सो कॉल्ड गटजेट टेस्ट एंड रिक्वायर्स स्पेशल अपार्टस। इसको गटजेट टेस्ट भी किया जाता है और गटजेट अपार्टस की रिक्वायरमेंट होती है, तभी ये आप कर सकते हैं लिमिट टेस्ट। ठीक है, तो गटजेट अपार्टस अगर क्वेश्चंस में आ गया कि आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट किससे किया जाता है, तो भैया गटजेट अपार्टस से किया जाता है। ठीक है, आर्सेनिक गैस प्रेजेंट एज आर्सेनिक एसिड इन द सैंपल इज रिड्यूस्ड टू आर्सेनिक एसिड, आर्सेनियस एसिड। मतलब जो आर्सेनिक होता है ये क्या होता है भैया, ये रिड्यूस करके आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट किया जाता है। फिर क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी रिड्यूसिंग एजेंट को मिलाकर, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट है लाइक पोटेशियम आयोडाइड, स्टेनस एसिड, जिंक हाइड्रोक्लोराइड एसिड। तो ये कुछ क्या है भैया, रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि आप अपने सबस्टेंस में मिलाएंगे तो वो रिड्यूस कर देता है। क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। आगे यहाँ पे देखो गटजेट अपार्टस, यही है आर्सेनिक लिमिट टेस्ट अपार्टस। इसको क्या बोलते हैं, इसको गटजेट अपार्टस बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको फिगर छापना पड़ेगा। अगर इसका लिमिट टेस्ट आ गया, आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट आ गया, तो आपको ये फिगर आपको छापना पड़ेगा। यहाँ पे देखो आर्सेन गैस है। ठीक है, यहाँ से ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद यहाँ यही क्या होता है, ये मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर है। यही क्या होता है, ये क्या होता है भैया, ये येलो हो जाता है। यही क्या होता है, यही आपका पीला हो जाता है। ठीक है, यही आपका पीला हो जाएगा। समझ में आ गया, ये पेपर आपका पीला हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से भैया लिमिट टेस्ट को किया था। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे किया जाता है, तो ये भी देख लेते हैं। टेक द सैंपल इन अ फ्लास्क। सबसे पहले सैंपल को फ्लास्क में आप लेंगे। ठीक है, ये जो फ्लास्क है इसमें क्या होगा, सैंपल को आप लेंगे। ठीक है, ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पोटेशियम आयोडाइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटेशियम आयोडाइड भी इसमें मिलाएंगे। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पोटेशियम आयोडाइड, तो इसको भी फ्लास्क में मिलाएंगे। एंड जिंक टू जनरेट आर्सेनिक गैस, जिंक में मिलाएंगे। ठीक है, क्यों, ताकि आर्सेन गैस बन पाए। फिर क्या होगा, प्लेस मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर एट द टॉप ऑफ अपार्टस। अपार्टस के टॉप पे, यहाँ पे क्या करेंगे आप, मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर को रखेंगे वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे लगाएंगे, ऊपर मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर को लगाएंगे। निश्चित समय 40 मिनट तक अभिक्रिया होने देंगे। यहाँ पे जो रिएक्शन चलेगा एटलीस्ट 40 मिनट तक आप यहाँ पे रिएक्शन चलेगा। अलाउ रिएक्शंस फॉर स्पेसिफिक टाइम, 40 मिनट तक यहाँ पे रिएक्शन चलेगा। कंपेयर द स्टैंड विथ स्टैंडर्ड। अब क्या होगा, बने दाग की तुलना स्टैंडर्ड से करें। अब यहाँ पे जो दाग बनेगा ये आप अपने स्टैंडर्ड सोल्यूशन से करेंगे। तो अगर स्टैंडर्ड सोल्यूशन का दाग ज़्यादा रहेगा तो आपका लिमिट टेस्ट क्या होगा, पास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर आपका जो स्टैंडर्ड सोल्यूशन होगा, ये तो टेस्ट सोल्यूशन है, टेस्ट सोल्यूशन का क्या होगा, टेस्ट सोल्यूशन का जो रंग होगा वो कम रहेगा स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, यानी स्टैंडर्ड सोल्यूशन का आपका जो कलर रहेगा वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो आपका लिमिट टेस्ट पास रहेगा। ठीक है, तो ऐसे आप कर सकते हैं लिमिट टेस्ट। चलो आगे देखते हैं, यहाँ पे कंक्लूजन भी देख लेते हैं, क्या कंक्लूजन निकलेगा। इफ़ स्टैंड ऑफ सैंपल इज नॉट मोर इंटेंस दैन स्टैंडर्ड द टेस्ट पास। यानी जो आपका टेस्ट सोल्यूशन, यानी यदि नमूने का दाग स्टैंडर्ड से अधिक गहरा नहीं है, स्टैंडर्ड से अधिक गहरा नहीं है, तो आपका लिमिट टेस्ट पास माना जाएगा। क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। यानी स्टैंडर्ड ही ज़्यादा होना चाहिए, टेस्ट कम होना चाहिए। ठीक है, फिर आपका लिमिट टेस्ट पास हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्लासीफाई एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स, यूजेस एंड फॉर्मुलेशंस ऑफ प्रोप्रानोलोल एंड कैप्टोप्रिल। प्रोप्रानोलोल एंड कैप्टोप्रिल का क्या करना है, फॉर्मुलेशंस, यूजेस और स्ट्रक्चर को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। साथ ही साथ एंटी हाइपरटेंशन के क्लासिफिकेशन को भी यहाँ पे क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो एंटी हाइपरटेंशन एजेंट क्या होता है बताओ। फार्माकोलॉजी में, फार्माकोलॉजी तो सेकंड ईयर वाले पढ़ते हैं, आप लोग तो फर्स्ट ईयर वाले हो। ठीक है, आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे एंटी हाइपरटेंशन एजेंट, फार्माकोलॉजी में भी पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा पढ़ लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप फार्माकोलॉजी में अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलो
तो सबसे पहले यहाँ पे इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। इसमें डायरेटिक्स आता है, बीटा ब्लॉकर है, एसीई इनहिबिटर्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है एंड वैसोडाइलेटर्स है। तो यहाँ पे 4-5 पॉइंट है, ठीक है, 4-5 पॉइंट्स इसके क्लासिफिकेशन है, तो आपको इसको याद करना होगा, ठीक है। ये ड्रग्स है बेसिकली, ठीक है। अभी तो आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन हाँ आगे चल के आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया। डायरेटिक्स मूत्रवर्धक दवाइयाँ हैं, बीटा ब्लॉकर ये क्या है, ये कॉस्टिक वैसोडाइलेटर्स है, ठीक है। एसी इनहिबिटर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, वैसोडाइलेटर्स, ये सब ड्रग्स है, ठीक है। तो आगे चल के आपको समझ में आएगा। फिलहाल अभी के लिए आप इन पॉइंट्स को याद रखिए, ठीक है। एंटी हाइपरटेंशन एजेंट के क्लासिफिकेशन में आपको 4-5 पॉइंट्स हैं, तो इन 4-5 पॉइंट्स को आपको याद करना होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, प्रोप्रानोलोल का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो प्रोप्रानोलोल का स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हैं। स्ट्रक्चर बहुत ईजी है, ठीक है। पढ़ के तो हम लोग समझते हैं, ठीक है, पढ़ के। कंटेंस नेप्थलीन रिंग्स, इसमें क्या होता है, नेप्थलीन रिंग्स होते हैं। इसमें नेप्थलीन रिंग्स होती हैं, 2 बेंजीन रिंग से जुड़ी होती हैं। ये क्या है, ये 2 बेंजीन रिंग्स होती हैं, 2 बेंजीन रिंग से नेप्थलीन जुड़ी होती हैं, ठीक है। और इसमें 3 कार्बन की चैन भी होती हैं। 3 क्या होती हैं, कार्बन की चैन होती है। यहाँ पे देखो कार्बन की चैन होती है, 3 कार्बन की चैन होती है, ठीक है। एंड क्या होती है, इसमें बीच वाले कार्बन पर OH ग्रुप एल्कोहल होता है। यहाँ पे देखिए बीच वाले कार्बन पे OH का ग्रुप है, किसका, OH का ग्रुप है, ठीक है, एल्कोहल का ग्रुप होता है। इसमें सेकेंडरी अमीन NH होता है, नाइट्रोजन के साथ इसोप्रोपाइल ग्रुप से जुड़ा होता है एक्टिव के लिए। क्या होता है, एक्टिव के लिए इसोप्रोपाइल ग्रुप से जुड़ा होता है नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये ओवरऑल इसका क्या है, ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत ईजी है, ठीक है। आप लोग अच्छे से देखेंगे तो याद हो जाएगा। 2-3 बार आप इसको बनाएंगे, 2-3 बार घर पे बनाएंगे कॉपी पेन लेके, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप पढ़ के, थियरी को पढ़ के अगर स्ट्रक्चर को समझेंगे तो बहुत जल्दी याद होगा, ठीक है। चलो आगे चले, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं इसका यूजेस क्या है। ये हाइपर टेंशन में यूज़ होता है। हाइपर टेंशन यानी बीपी बढ़ जाता है। एंजाइना पेक्टोरियस जो चेस्ट पेन, एक प्रकार का चेस्ट पेन होता है, उसमें यूज़ होता है। एरिथमिया में भी यूज़ होता है, जो कि एबनॉर्मल हो जाता है। क्या एबनॉर्मल, यानी हार्ट बीट एबनॉर्मल हो जाता है, तो उसमें भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। फॉर्मुलेशन देख लेते हैं। ये टैबलेट के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में और इंजेक्शन के, या तीनों के फॉर्म में आता है। तो भैया ये टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, ठीक है। प्रोप्रानोलोल टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन तीनों के फॉर्म में आता है। कैप्टोपिल देख लेते हैं। कैप्टोपिल का भी देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर है। सबसे पहले यहाँ पे थियरी है, ठीक है। थियरी के बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर, ठीक है। तो थियरी देखते हैं। इसमें प्रोलाइन जैसी 5 मेंबर्ड रिंग नाइट्रोजन के साथ होती है। क्या होती है भैया, 5 रिंग होती है नाइट्रोजन के साथ। 5 रिंग होती है, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 रिंग होगी और नाइट्रोजन के साथ होंगी, ठीक है। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड यानी COOH होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे रहेगा COOH, ठीक है, ओके। इसमें थायोल ग्रुप SH होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है, थायोल ग्रुप होता है। क्या होता है भैया, थायोल ग्रुप यहाँ से जुड़ा होता है, यहाँ से ऐसे 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 जाके थायोल ग्रुप यहाँ से जुड़ा होता है, ठीक है। फिर क्या भैया, इसका स्ट्रक्चर छोटा और सिंपल होता है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा होता है, बहुत छोटा। यहाँ पे देखो इरेज करके दिखाता हूँ। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा छोटा होता है। अगर आप लोग कॉपी पेन लेके बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर भी इसका याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सबसे पहले थियरी को पढ़िए। थियरी को पढ़ने के बाद आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो आपको स्ट्रक्चर भी याद हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं इसका यूजेस। इसका यूजेस हाइपर टेंशन में, हार्ट फेलियर में एंड डायबिटिक नेप्रोपैथी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। हाइपर टेंशन, हार्ट फेलियर एंड डायबिटिक नेप्रोपैथी में इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलो फॉर्मुलेशन टैबलेट और ओरल सोल्यूशन में आते हैं। क्या आता है भैया, टैबलेट के फॉर्म में और ओरल सोल्यूशन के फॉर्म में ये आता है। समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, डिफाइन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन इन फार्मेसी। फार्मेसी में नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है और क्या एक्सप्लेन करना है, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशंस, प्रिंसिपल और एप्लीकेशन भी इसका एक्सप्लेन करना है नॉन एक्वस टाइट्रेशन का, ठीक है। साथ साथ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो देख लेते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या होता है। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस इज अ क्वांटिटेटिव एनालिटिकल्स। क्या होता है, क्वांटिटेटिव एनालिटिकल्स होता है, यानी क्वांटिटी को ये एनालाइज करता है। ये एक ऐसा मेथड होता है इन विच द वॉल्यूम ऑफ अ स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस टाइट्रेंट रिक्वायर्ड टू completely react with a known amounts of substance, जिसको एनालाइट बोलते हैं, इज measured to determine its concentrations और strength। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी पढ़ो तो फिर समझ में आएगा। वॉल्यूमेट्रिक विश्लेषण एक मात्रात्मक विश्लेषण विधि है। क्या है, मात्रात्मक विश्लेषण विधि है जिसमें किसी पदार्थ यानी एनालाइट की ज्ञात
मात्रा के साथ पूरी तरह प्रतिक्रिया करने के लिए आवश्यक होता है। यानी जिसमें किसी पदार्थ पदार्थ मतलब एनालाइट की ज्ञात मात्रा के साथ पूरी तरह प्रतिक्रिया करने के लिए आवश्यक मानक घोल टाइट्रेंट का आयतन मापकर उसकी सांद्रता निर्धारित की जाती है। टाइट्रेंट का आयतन मापकर उसकी सांद्रता को निर्धारित किया जाता है। यहाँ पे थोड़ा सरल शब्दों में देख लेते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से दवा की सटीक मात्रा पता करना इज इक्वल टू वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। अगर आपको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से दवा की सटीक मात्रा को पता करना है तो आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करना होगा। एकदम सरल पॉइंट में बता रहा है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं इसका की टर्म, थोड़ा मुख्य बिंदु इसको देख लेते हैं। टाइट्रेंट का क्या मतलब होता है? टाइट्रेंट का मतलब ये होता है कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस एडेड फ्रॉम ब्यूरेट, ब्यूरेट से डाले जाने वाले मानक का घोल। जो ब्यूरेट से आप डालते नहीं है, ब्यूरेट ऐसे होता है, ब्यूरेट से आप डालते हैं किसी टाइट्रेंट को तो उसी को बोलते हैं, ठीक है। एनालाइट्स सबस्टेंस बीइंग एनालाइज्ड, यानी जिस पदार्थ का विश्लेषण किया जा रहा हो, जिस पदार्थ का विश्लेषण किया जा रहा है उसको एनालाइट कहते हैं। इंड पॉइंट क्या होता है? जहाँ प्रतिक्रिया पूरी होती है। पॉइंट्स वेयर रिएक्शन इज कंप्लीट, कंप्लीट जहाँ पे कंप्लीट होता है, जहाँ रिएक्शन कंप्लीट होता है उसको इंड पॉइंट बोलते हैं। इंडिकेटर्स शो इंड पॉइंट बाय कलर चेंज, यहाँ पे जहाँ पे कलर चेंज होता है, कलर चेंज से इंड पॉइंट दिखाता है। तो ये कुछ की टर्म्स है, इसको आपको याद करना होगा अच्छे से, ठीक है, पढ़ना होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे देखिए फिगर के माध्यम से। टाइट्रेंट, टाइट्रेंट क्या होता है? ये है टाइट्रेंट भैया, ब्यूरेट से डाले जाने वाले मानक घोल, ब्यूरेट से डाले जाने वाले मानक घोल, इसको नॉन कंसंट्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? नॉन कंसंट्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। आगे देखते हैं इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर का क्या मतलब होता है भैया? कलर चेंज से इंड पॉइंट दिखाता है। कलर चेंज, यहाँ पे देखो कलर चेंज से क्या दिखा रहा है? इंड पॉइंट दिखाता है। तो भैया कलर चेंज से इंड पॉइंट दिखाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो टाइट्रेशन एंड इंड पॉइंट, यहाँ पे इंड पॉइंट है। इंड पॉइंट क्या होता है? जहाँ प्रतिक्रिया पूरी होती है। ये क्या है? ये पूरा इंड पॉइंट है। जहाँ पे रिएक्शंस कंप्लीट होता है उसको इंड पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इमेज के माध्यम से है, आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये है एनालाइट, जिस पदार्थ का विश्लेषण किया जा रहा हो, जिस पदार्थ का विश्लेषण किया जा रहा हो उसको क्या बोलते हैं? एनालाइट बोलते हैं, जो कि आपके इंड पॉइंट में होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन क्या होता है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन इसको भी देख लेते हैं। नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज अ टाइप ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ये भी एक प्रकार का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस होता है। कैरिड आउट इन एक्वस सॉल्वेंट, ये क्या होता है भैया? एक्वस सॉल्वेंट में कैरिड किया जाता है, जो कि पानी नहीं होता है, अदर देन वाटर, पानी से अलग होता है, पानी के अलावा, ठीक है, में किया जाता है। उन पदार्थों के एस्टिमेशंस के लिए जो जलीय माध्यम में टाइट्रेट करने के लिए बहुत ही कमज़ोर होते हैं, जो वीक होता है, वीक एसिड होता है, ठीक है, बहुत ही कमज़ोर होता है, मतलब जो वीक होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम नॉन एक्वस टाइट्रेशन करते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे प्रिंसिपल ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन का प्रिंसिपल देख लेते हैं थोड़ा। मेनी ड्रग्स आर वीक एसिड और वीक बेसिस, बहुत से ड्रग्स क्या होते हैं? वीक एसिड्स होते हैं, वीक बेस होते हैं। वे क्या होते हैं? पानी में अस्पष्ट इंड पॉइंट नहीं दिखाती है। इन वाटर दे डू नॉट शो क्लियर इंड पॉइंट, पानी में क्या होता है वो अस्पष्ट क्या होता है? इंड पॉइंट नहीं दिखाती है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स इनहैंस द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ड्रग। नॉन एक्वस सॉल्वेंट क्या करता है? ये इनहैंस कर देता है एसिड या फिर बेसिक नेचर, ड्रग के एसिड या फिर बेसिक नेचर को क्या करता है? इनहेंस करता है। नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स दवाओं के अम्लीय या फिर क्षारीय प्रकृति को क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। दिस गिव्स शार्प एंड क्लियर इन पॉइंट, ये क्या करता है? ये भैया हमें शार्प एंड क्लियर इन पॉइंट देता है, इससे तेज और स्पष्ट इन पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो इसीलिए हम तो नॉन एक्वस टाइट्रेशन करते हैं ना। भैया ये रहा इसका प्रिंसिपल, नॉन एक्वस टाइट्रेशन का प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल पे ये काम करता है। तो इसीलिए भैया हम लोग नॉन एक्वस टाइट्रेशन को करते हैं, ठीक है, ताकि हमको एंड पॉइंट मिल पाए साफ, ठीक है। चलो आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ नॉन एक्वस टाइट्रेशन, कितने टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं टाइप्स, नॉन एक्वस टाइट्रेशन के कितने टाइप्स होते हैं। तो आपको पता ही होगा कि 2 टाइप्स के होते हैं, एसिडिमेट्री एंड एल्केलीमेट्री, ठीक है। टाइट्रेशन ऑफ बेस, इसमें क्या होता है? बेस का टाइट्रेशन होता है एंड इसमें एसिड्स का टाइट्रेशन होता है। इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ वीकली बेसिक ड्रग्स, वीक बेसिक ड्रग का निर्धारण, जैसे एफिड्रिन, ठीक है, वीक बेसिक ड्रग का निर्धारण करता है, ठीक है, जैसे एफिड्रिन हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है? डिटर्मिनेशन ऑफ वीकली एसिड ड्रग्स, क्या करता है? ये वीकली एसिड को क्या करता है? डिटर्मिनेशन यानी निर्धारण करता है। वीक एसिड ड्रग का निर्धारण करता है, जैसे एस्पिरिन हो गया। यूज इन फार्मास्यूटिकल एसे, यानी फार्मास्यूटिकल एसे में इसका उपयोग किया जाता है। सुटेबल फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या होता है? सुटेबल होता है, उपयुक्त होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे देखो इसका एडवांटेज यानी क्या क्या लाभ है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन का क्या क्या लाभ है। सबसे पहले शार्प एंड क्लियर इन पॉइंट, इसका जो इन पॉइंट होता है वो शार्प, बिल्कुल शार्प होता है और क्लियर होता है। सुटेबल फॉर वीक एसिड एंड बेस,
ये क्या होता है, वीक एसिड या फिर वीक बेस के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल होता है। एंड फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट, इसमें क्या होता है, फास्ट एंड एक्यूरेट रिजल्ट दिखाता है। वाइड एप्लीकेशन इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में व्यापक अनुप्रयोग होता है, ठीक है। तो ये इसका लाभ है। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट आर एनसैट्स। एनसैट्स क्या होता है, डिस्कस द केमिकल नेम, स्ट्रक्चर्स, स्टोरेज एंड पॉपुलर ब्रांड नेम ऑफ एस्प्रिन एंड डाइक्लोफेनाक। डाइक्लोफेनाक को पढ़ना है और एस्प्रिन को पढ़ना है, ठीक है। तो देख लेते हैं सबसे पहले एनसैट्स क्या होता है। एनसैट्स भैया नॉन स्टेरल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। ये क्या होता है, ये नॉन स्टेरल एंटी इन्फ्लामेटरी, जैसे आपको कहीं सूजन हो गया, कहीं आपका दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, तो एनसैट्स दवाएं दिया जाता है, ठीक है। ये ऐसी दवाइयाँ होती हैं दैट रिड्यूस पेन, फीवर एंड इन्फ्लामेशन विदाउट यूजिंग स्टेरॉइड। मतलब बिना स्टेरॉइड का यूज़ किए गए। इसमें क्या होता है भैया, पेन को रिड्यूस करता है, फीवर को रिड्यूस करता है और इन्फ्लामेशन यानी सूजन को रिड्यूस करता है। दे वर्क बाई ब्लॉकिंग कॉक्स साइक्लोऑक्सीजिनेस। ये क्या करता है भैया, हमारे कॉक्स को ब्लॉक करता है, कॉक्स एंजाइम को ब्लॉक करता है। हमारे बॉडी में कॉक्स एंजाइम होता है ना, तो उसको ब्लॉक करता है। विच रिड्यूस प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, जो प्रोस्टाग्लैंडिन को बनने से रोकता है, ठीक है। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा बनेगा तो आपको बुखार ज़्यादा होगा, स्वेलिंग होगा, दर्द होगा, तो प्रोस्टाग्लैंडिन को के सिंथेसिस को बनने से रोकता है, ठीक है। एनसैट्स नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, वे दवाएं होती हैं जो बिना स्टेरॉइड के दर्द, बुखार और सूजन को कम करती है। ये कॉक्स साइक्लोऑक्सीजिनेस एंजाइम को ब्लॉक करके प्रोस्टाग्लैंडिन सेंसेशन को कम करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ज़्यादा नहीं होने देती है, ठीक है। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन ज़्यादा बनेगा तो बुखार वगैरह होगा, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन ही मेन रीज़न है, इसी के कारण बुखार वगैरह होता है, ठीक है। चलो आगे देख लेते हैं। सबसे पहले एस्प्रिन, इसका केमिकल नेम क्या है, एसिटाइल सैलिसाइलिक। क्या भैया, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C9H8O4। C9 मतलब जो कार्बन होता है वो 9 होता है, हाइड्रोजन 8 बॉन्ड होता है एंड ऑक्सीजन 4 होता है, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है भैया, 118.16 ग्राम मोल, ठीक है। ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। तो इसको भी आपको अच्छे से याद करना होगा एस्प्रिन को, ठीक है। आगे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, एस्प्रिन का स्ट्रक्चर थोड़ा देख लेते हैं। एस्प्रिन हैज़ बेंजीन रिंग्स। इसका क्या होता है, इसमें बेंजीन रिंग्स होता है। ये जो रिंग्स है ना, इसको बेंजीन रिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बेंजीन रिंग्स बोलते हैं, ठीक है। तो एस्प्रिन क्या होता है, एस्प्रिन में बेंजीन रिंग्स होते हैं। पोजीशन 1 पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। पोजीशन 1 पे क्या होता है भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है। फिर क्या है, पोजीशन 2 पर एसिटाइल ग्रुप होता है। पोजीशन 2 पे क्या होता है, एसिटाइल ग्रुप होता है। समझ में आ गया। पोजीशन 1 पे क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है एंड पोजीशन 2 पे क्या होता है, पोजीशन 2 पे एसिटाइल ग्रुप होता है, ठीक है। यह सैलिसाइलिक एसिड और एसिटिक एसिड का एस्टर होता है। क्या होता है, यह सैलिसाइलिक एसिड और एसिटिक एसिड का एस्टर होता है। तो अगर आप ये थियरी समझ लेंगे, थियरी अगर आप समझ लेंगे तो स्ट्रक्चर यू बना लेंगे, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको थियरी समझना पड़ेगा। तो आप थियरी याद कीजिए, स्ट्रक्चर तो यू बना लेंगे, ठीक है। बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको पता ही है, बेंजीन कैसे बनता है, ठीक है। तो अगर आप बेंजीन बना ले रहे हैं तो कितने ग्रुप हैं, क्या कैसे क्या कितने हैं, ठीक है। तो अगर आपका थियरी कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप ईजिली बना लेंगे स्ट्रक्चर को। समझ में आ गया। चलो स्टोरेज ऑफ एस्प्रिन, एस्प्रिन को कहाँ पे कैसे स्टोर किया जाता है, स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस। कूल और ड्राई प्लेस पे इसको क्या किया, स्टोर किया जाता है। स्टोर बिलो 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाता है, ठीक है। इस बिलो मतलब उससे नीचे रखा जाता है, इससे बढ़ने ना पाए, 26, 27, 28 ना होने पाए, 23, 24, 25 रहेगा, चलेगा, ठीक है। इसका ब्रांड नेम देख लेते हैं, डिस्प्रिन, इकोस्प्रिन, एस्प्रो, कोलस्प्रिन एंड लोप्रिन इसका ब्रांड नेम है, ठीक है। तो ब्रांड नेम भी आपको 2-4 याद करना होगा, ठीक है। तो ब्रांड नेम आप याद कर लीजिए, मैन्युफैक्चरर याद कीजिए या फिर ना कीजिए, इससे मतलब नहीं है, ब्रांड नेम आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं डाइक्लोफेनाक। डाइक्लोफेनाक आपको पता है कि दर्द की गोली है, बहुत से लोग को पता है। इसका केमिकल देख लेते हैं, केमिकल फार्मूला नेम। इसका केमिकल नेम क्या है भैया, फेनाइल एसिटिक एसिड। क्या है भैया, फेनाइल एसिटिक एसिड इसका केमिकल नेम है। एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, कार्बन 14 है, हाइड्रोजन 11 है एंड क्लोराइड यहाँ पे 2 है एंड NO2 है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 296.15 ग्राम मोल, ठीक है। तो ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है, आपको याद करना होगा, ठीक है। अवेलेबल एज डाइक्लोफेनाक सोडियम एंड डाइक्लोफेनाक पोटेशियम। ये डाइक्लोफेनाक सोडियम और डाइक्लोफेनाक पोटेशियम में अवेलेबल होता है, ठीक है। सोडियम पोटेशियम दोनों में अवेलेबल होता है, ठीक है। चलो आगे देखिए, चलो आगे देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, इसका भी स्ट्रक्चर बहुत बेसिक है। तो आपको अगर थियरी का कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप स्ट्रक्चर यू बना लेंगे, ठीक है, बहुत ईजिली। यहाँ पे देखते हैं, कॉन्टेंस 2 बेंजीन रिंग्स। सबसे पहले यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग्स होते हैं, कनेक्टेड बाय NH ग्रुप, NH ग्रुप से कनेक्ट होते हैं।
टू क्लोरीन एटम्स ऑन वन बेंजीन रिंग्स एट पोजीशन 2 and 6। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, एक बेंजीन रिंग पर 2 क्लोरीन एटम्स होते हैं, यानी पोजीशन 2 और 6 पर। ठीक है, पोजीशन 2 और 6 पे क्या होते हैं, एक बेंजीन रिंग पर 2 क्लोरीन एटम्स होते हैं, 2 क्लोरीन एटम्स होते हैं। ठीक है, 2 क्लोरीन एटम्स होते हैं। फिर क्या बोल रहा है, दूसरी बेंजीन रिंग्स पर एसिटिक एसिड, दूसरी बेंजीन रिंग्स पर क्या होते हैं, एसिटिक एसिड। यहाँ पे देखो एसिटिक एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे एसिटिक एसिड हो जाएगा। इनसेट्स फिनाइल एसिटिक एसिड वर्ग से संबंधित है। क्या भैया, ये फिनाइल एसिटिक एसिड वर्ग से संबंधित होता है। तो आप सबसे पहले ये क्लियर कीजिए, उसके बाद ये तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसमें सबसे पहले 2 बेंजीन रिंग्स होते हैं। यहाँ पे देखो 2 बेंजीन रिंग्स है। ठीक है, 2 बेंजीन रिंग्स में 2 क्लोरीन एटम्स होते हैं। यहाँ पे 2 क्लोरीन एटम्स हैं। फिर क्या है भैया, दूसरी बेंजीन रिंग्स पे एसिडिक एसिड का ग्रुप है। यहाँ पे देखो एसिडिक एसिड का ग्रुप बना है। ठीक है, तो आपका थियरी क्लियर रहेगा तो आप इजीली स्ट्रक्चर बना लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे स्टोरेज ऑफ डाइक्लोफेनाक, डाइक्लोफेनाक का स्टोरेज देख लेते हैं, कहाँ इसको स्टोर किया जाता है। स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, कूल और ड्राई प्लेस में इसको स्टोर किया जाता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, लाइट और मॉइस्चर से भी इसको बचाया जाता है। कीप इन वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट कंटेनर में और वेल क्लोज कंटेनर में इसको क्या किया जाता है, रखा जाता है। और 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखा जाता है। कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चों से भी इसको दूर रखा जाता है। ठीक है, इसका ब्रांड नेम डाइक्लोरेन, रिएक्टिन एंड डाइनापार, जिसका क्या है, ये ब्रांड नेम है। ठीक है, इसी नाम से ब्रांड इसका बनता है, बिकता है मार्केट में। ठीक है, ये इसका मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, तो इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसका ब्रांड नेम है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर ज़्यादा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है भैया, क्लासीफाई एंटी इन्फेक्टिव एजेंट, राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन सल्फोनामाइड्स हाईलाइटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फासीटामाइड। तो भैया एंटी इन्फेक्टिव एजेंट को देख लेते हैं, फिर सल्फोनामाइड, फिर सल्फासीटामाइड को भी देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भैया सबसे पहले देखो एंटी इन्फेक्टिव एजेंट क्या होता है। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट आर ड्रग्स दैट डिस्ट्रॉय और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस एंड पैरासाइट्स यूज्ड टू ट्रीट इन्फेक्शंस। ये बेसिकली इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, जैसे पैरासाइट को मारता है, वायरस को मारता है, फंगाई को मारता है एंड बैक्टीरिया को मारता है। तो ये सब क्या करता है भैया, ये एक एंटी इन्फेक्टिव ड्रग है। ठीक है, जो कि इन्फेक्शंस को ट्रीट करता है। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट वे दवाएं हैं जो बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस और परजीवी जैसे सूक्ष्मजीवी को नष्ट करती हैं, उनकी वृद्धि भी रोकती हैं। ठीक है, तो ये भैया एंटी इन्फेक्टिव एजेंट है। समझ में आ गया, चलो आगे देखते हैं, क्लासिफिकेशन इसका देख लेते हैं। सबसे पहला है एंटीबायोटिक, सल्फोनामाइड्स, एंटी फंगस, एंटी वायरल्स। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा ड्रग्स आएंगे, सबसे पहले यहाँ पे एंटीबायोटिक्स में सबसे पहला ड्रग्स पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये 3 ड्रग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना होगा। सल्फोनामाइड्स में आपका सल्फासीटामाइड्स एंड सल्फाडाइजिन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। एंटी फंगस में आपको फ्लूकोनाजोल एंड क्लोट्रीमाजोल एंड फ्लूकोनाजोल। एंटीवायरल में आपको इसिक्लोविर एंड जीडोविडिन। ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है जो कि आपको छोड़ना तो नहीं है, आपको अच्छे से याद करके आना है। ठीक है, तो ये आपको क्लासिफिकेशन बिल्कुल अच्छे से पढ़ के आपको जाना है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, सल्फोनामाइड्स देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। सल्फोनामाइड्स आर सिंथेटिक एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स, ये एक एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स होता है। दैट कंटेन अ सल्फोनामाइड ग्रुप, ये सल्फोनामाइड के ग्रुप से कंटेन होता है। SO2NH2 एंड वर्क बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरियल फोलिक एसिड सिंथेसिस। बैक्टीरियल फोलिक एसिड सिंथेसिस यानी फोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं। कहने का मतलब ये है कि बैक्टीरियल फोलिक एसिड सिंथेसिस को ये क्या करती हैं, इनहिबिट करती हैं। सल्फोनामाइड सिंथेसिस ये क्या होती है, जीवाणु रोधी दवाएं हैं जिनमें सल्फोनामाइड्स ग्रुप SO2NH2 होता है और ये जीवाणु फोलिक एसिड संश्लेषण को रोककर काम करती है। फोलिक एसिड संश्लेषण यानी फोलिक एसिड जो सिंथेसिस होता है, जो बनता है, उसको ब्लॉक करती हैं, इनहिबिट करती हैं, फिर ये अपना काम करती हैं। सबसे पहला सल्फोनामाइड्स कौन डिस्कवर किए थे, बताओ कौन किया था भैया, प्रोटोसिल्स गेरहार्ड डोमाई। ये 1932 में 1932 में सबसे पहले सल्फोनामाइड का डिस्कवर यानी उसका डिस्कवर किए थे। ठीक है, समझ में आ गया, चलो आगे देखते हैं। आगे सल्फोनामाइड्स का थोड़ा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग, 3 पॉइंट्स हैं। सबसे शॉर्ट एक्टिंग में भैया सल्फासीटामाइड्स है एंड सल्फाडाइजिन है, एंड इंटरमीडिएट एक्टिंग में सल्फामेथाक्सोल है, एंड लॉन्ग एक्टिंग में सल्फेक्डोजीन। क्या भैया, सल्फेक्डोजीन। ये कुछ ड्रग्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है सल्फोनामाइड्स के। ठीक है, चलो केमिकल नेम देख लेते हैं। सल्फानाइल एसीटामाइड्स और 4 अमीनो एसिटाइल बेंजीन सल्फोनामाइड्स। ठीक है,
बेंजीन सल्फोनामाइड्स, इसका मोलिकुलर फार्मूला क्या है, C8H10N2O3NS, ठीक है। तो ये इसका मोलिकुलर फार्मूला है। अवेलेबल एज सल्फासिटामाइड सोडियम, ये सल्फासिटामाइड सोडियम के नाम से अवेलेबल होता है, ठीक है। ये वाटर सॉल्युबल साल्ट है, ये पानी में घुलनशील साल्ट है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, केमिकल नेम से। आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सल्फासिटामाइड। सल्फासिटामाइड का स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है, ठीक है। एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे सल्फोनामाइड ग्रुप है और ऊपर पैरा अमीनो ग्रुप है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, ठीक है। देख लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले। अब इसके थियरी को देख लेते हैं। बेंजीन रिंग्स एज बेस स्ट्रक्चर, यहाँ पे बेंजीन रिंग के बेस के स्ट्रक्चर पर है। बेंजीन रिंग की पोजीशन 1 पर पैरा अमीनो ग्रुप है, यहाँ पे देखो पैरा अमीनो ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे देखो पोजीशन 4 पे क्या है, सल्फोनामाइड ग्रुप है, ठीक है। ओके, फिर सल्फोनामाइड्स ग्रुप के नाइट्रोजन से जुड़ा एसिटाइल ग्रुप, यहाँ पे देखो सल्फोनामाइड्स के ग्रुप से ये क्या है, नाइट्रोजन ग्रुप है। क्या भैया, नाइट्रोजन से जुड़ा एसिटाइल ग्रुप है, नाइट्रोजन ग्रुप नहीं है। यहाँ पे देखो सल्फोनामाइड ग्रुप से नाइट्रोजन से जुड़ा एसिटाइल ग्रुप है। क्या भैया, नाइट्रोजन से जुड़ा क्या है, एसिटाइल ग्रुप है। एसिटाइल ग्रुप इसे कम इरिटेटिंग और आंखों के लिए अधिक उपयुक्त बनाता है। कम इरिटेटिंग और आंखों के लिए अधिक उपयुक्त बनाता है कौन भैया, एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फासिटामाइड। सल्फासिटामाइड का प्रॉपर्टी देख लेते हैं। वॉइड क्रिस्टलिन पाउडर, ये वॉइड क्रिस्टलिन पाउडर के फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। वाटरलेस एंड स्लाइटली बीटरी टेस्ट, गंधहीन और थोड़ा कड़वा स्वाद होता है। फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में थोड़ा घुलनशील ज़्यादा होता है, ठीक है, सोडियम साल्ट के रूप में, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट 182 से 184 डिग्री सेल्सियस पे इसको आप मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघला सकते हैं। प्रकाश के प्रति संवेदनशील होता है, यानी सेंसिटिव टू लाइट, स्टोर इन डार्क, यानी अंधेरे में इसको रखा जाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। यहाँ पे थोड़ा ब्रांड नेम देख लेते हैं। एल्बोसीड्स, सुलेमाइड्स एंड ब्लेफ, ये क्या भैया, ये कुछ ब्रांड्स नेम है। आई ड्रॉप्स इससे बनता है, आई ड्रॉप के फॉर्म में होता है, ठीक है, आई ड्रॉप के फॉर्म में होता है। यहाँ पे कुछ ब्रांड्स नेम है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, डिस्कस हेमेटोनिक्स प्रोवाइड्स द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस एंड यूजेस फेरस सल्फेट एंड फेरिक अमोनियम साइट्रेट। फेरस सल्फेट और फेरिक अमोनियम साइट्रेट का क्या करना है, यूजेस फॉर्मुलेशंस वगैरह यहाँ पे देना है, पढ़ना है, एक्सप्लेन करना है, कुछ भी करना है लेकिन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं क्या होता है हेमेटोनिक्स। हेमेटोनिक्स आर ड्रग्स और न्यूट्रिशनल सब्सटेंस, ये एक न्यूट्रिशनल सब्सटेंस है, ठीक है। ये ड्रग्स भी आप बोल सकते हैं और न्यूट्रिशनल सब्सटेंस भी आप इसको बोल सकते हैं। डेट आर इसेंशियल्स फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ ब्लड सेल्स, ये क्या करता है, ब्लड सेल्स के फॉर्मेशंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। एंड हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में, ठीक है। दे आर यूज टू ट्रीट एंड प्रिवेंट एनीमिया। एनीमिया जानते हैं क्या होता है, एनीमिया खून बनाने में मदद करती है, क्या करती है भैया, खून बनाने में मदद करती है, ठीक है। यहाँ पे देखो हेमेटोनिक्स वे दवाएं हैं जो पोषक पदार्थ में जो रक्त कोशिकाओं, आरबीसी और हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक होती हैं। इनका उपयोग अनीमिया के उपचार में रोकथाम के लिए किया जाता है। अनीमिया के उपचार और रोकथाम के लिए यूज़ किया जाता है। सरल शब्दों में खून बनाने में मदद करती हैं, क्या करती हैं भैया, खून बनाने में मदद करने वाली दवाइयाँ को हेमेटोनिक्स कहते हैं। हेमेटोनिक्स बेसिकली खून ही बनाती है ना, हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशंस को इंक्रीज़ करती है, ठीक है। तो हेमेटोनिक्स बेसिकली खून वगैरह ही बनाती है। आगे देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। आयरन कंपाउंड्स, विटामिन कंपाउंड्स एंड इरेथ्रोपोएटिन एंड मिनरल्स, यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। आयरन कंपाउंड्स में आपका फेरिक कंपाउंड्स आते हैं, ठीक है। फेरस कंपाउंड एंड फेरिक कंपाउंड्स आते हैं, जैसे फेरस सल्फेट, फेरिक अमोनियम साइट्रेट एंड आयरन, ठीक है। तो ये क्या आता है, ये आयरन कंपाउंड्स हैं। विटामिन में विटामिन B12, फोलिक एसिड, ये सब विटामिन में आते हैं। एंड इरेथ्रोपोइटिन में आते हैं आपका इपोइटिन्स अल्फा, डर्बीपोइटिन अल्फा, ये क्या है, ये इरेथ्रोपोइटिन्स में आते हैं। मिनरल्स में क्या आते हैं, कॉपर्स आते हैं एंड कोबाल्ट आते हैं, ठीक है, कॉपर्स एंड कोबाल्ट आते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन है इमेज के माध्यम से इसलिए बताया गया ताकि आप लोग कैप्चर आसानी से कर पाएँ और आसानी से याद कर पाएँ। तो इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे देखते हैं रोल ऑफ आयरन इन बॉडी, यानी हमारे आयरन का क्या रोल है हमारे बॉडी में, आयरन का क्या रोल है हमारे बॉडी में। आयरन इज इसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का इसेंशियल कंपोनेंट्स है। हीमोग्लोबिन कैरीज ऑक्सीजन इन ब्लड्स, हीमोग्लोबिन क्या करता है, हमारे ऑक्सीजन को कैरी करता है ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी करता है। डेली रिक्वायरमेंट इसका कितना है, एडल्ट में 10 mg और फीमेल में क्या होता है 20 mg। प्रेग्नेंट फीमेल में 40 mg डेली रिक्वायरमेंट इसका होता है आयरन का, ठीक है। अगर आयरन डिफिशियंसी यानी आयरन की कमी होगी तो आयरन डिफिशियंसी अनीमिया कहलाएगी, ठीक है।
यहाँ पे देखो आयरन हीमोग्लोबिन का आवश्यक घटक है। हीमोग्लोबिन रक्त ऑक्सीजन ले आता है यानी कैरी करता है। दैनिक आवश्यकता यानी डेली रिक्वायरमेंट में वयस्क पुरुष में 10 mg, महिला में 20 mg एंड गर्भवती में 40 mg। आयरन की कमी आयरन डिफिशियंसी अनीमिया कहलाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट क्या होता है, इसका केमिकल नेम क्या है? फेरस सल्फेट, ये इसका फॉर्मूला है FeSO4 7H2O। ठीक है, ये इसका केमिकल फार्मूला है। इसको आल्सो कॉल्ड यानी इसको आयरन सल्फेट और ग्रीन विट्रोइल भी कहते हैं। ठीक है, इसका मोलिकुलर फार्मूला देख लेते हैं FeSO4 एंड 7H2O। ठीक है, मोलिकुलर वेट कितना है 278.01 ग्राम मोल। ठीक है, तो ये इसका मोलिकुलर वेट है जो कि आपको याद करना होगा, पढ़ना होगा अच्छे से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट का क्या प्रॉपर्टीज़ है? तो यहाँ पे पेल ग्रीन और ब्लू ग्रीन क्रिस्टलिन सॉलिड। ठीक है, क्या भैया हल्के हरे या नीले रंग का क्रिस्टलिन ठोस होता है। ऑर्डरलेस होता है, गंधहीन होता है। सेलिन एंड एस्ट्रिंगेंट टेस्ट होता है यानी नमकीन और कसैला स्वाद होता है। ठीक है, फ्रीली सोल्यूबल इन वाटर्स, पानी में आसानी से घुलनशील होता है। इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में क्या होता है, घुलनशील नहीं होता है। एंड इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है 64 डिग्री सेल्सियस। 64 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है, ये अपना मेल्टिंग पॉइंट यानी पिघल सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं फेरिक अमोनियम साइट्रेट। फेरिक अमोनियम साइट्रेट क्या होता है, इसका केमिकल नेम क्या है? फेरिक अमोनियम साइट्रेट इसका केमिकल नेम है। इसको आयरन अमोनियम साइट्रेट भी कहा जाता है। ठीक है, कंटेन्स फेरिक आयरन अमोनियम एंड सिट्रिस, ये तीन चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये है भैया फेरिक अमोनियम साइट्रेट ये है। ठीक है, आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ फेरिक अमोनियम साइट्रेट। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है? थिन ट्रांसपेरेंट ग्रीन और ब्राउन स्केल्स, पतले पारदर्शी हरे या भूरे रंग के फ्लैक्स होते हैं। स्लाइट ऑर्डर्स ऑफ अमोनिया, अमोनिया की हल्की गंध होती है। सेलिन एंड मिडली आयरन टेस्ट, नमकीन और हल्का आयरन जैसा स्वाद होता है। फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुलनशील होता है। इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में सॉल्युबल नहीं होता है। अफेक्टेड बाय लाइट, लाइट से क्या होता है, प्रभाव हो सकता है। ठीक है, प्रकाश से प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो ये इसका प्रॉपर्टीज़ है किसका, फेरिक अमोनियम साइट्रेट का। समझ में आ गया? चलो आगे देख लें। आगे देखते हैं स्टोरेज ऑफ फेरिक अमोनियम साइट्रेट। कहाँ कहाँ स्टोर करते हैं, कैसे कैसे स्टोर करते हैं? स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्रेस, कूल और ड्राई प्रेस में इसको स्टोर किया जाता है। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, लाइट एंड मॉइस्चर से प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, ताकि ज़्यादा लाइट ना रहे, ताकि ज़्यादा मॉइस्चर ना रहे। कीप इन वेल क्लोज्ड एयर टाइट कंटेनर, वेल क्लोज्ड और एयर टाइट कंटेनर में इसको क्लोज किया जाता है ताकि हवा वगैरह इसमें ना जा पाए। स्टोर इन एम्बर्ड कलर बोटल्स, एम्बर्ड कलर बोतल्स में इसको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, रखा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं यूजेस ऑफ फेरिक अमोनियम साइट्रेट। कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है? तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया में, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशंस में एंड न्यूट्रिशनल एनीमिया में। ठीक है, विशेषतः बच्चों में यूज़ किया जाता है, या फिर गर्भावस्था और स्तनपात के कंडीशन में यूज़ किया जाता है, या फिर पोषण संबंधित यानी कुपोषित मरीजों में इसका यूज़ किया जाता है। समझ में आ गया? चलो इसका ब्रांड नेम क्या है? फेरिकोम है, हिमसी है एंड टोनोफेरेन है। ठीक है भैया, टोनोफेरेन है। ठीक है, और ये भैया सिरप के फॉर्म में ही आता है। ये टोनोफेरेन जो है ये ड्रॉप के फॉर्म में आता है, बाकी दो सिरप के फॉर्म में आता है। ठीक है, चलो तो ये इसका ब्रांड नेम है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो आज का लेक्चर भैया यहीं पे एंड होता है। बाकी ये आपको नोट्स अगर आपको ये चाहिए, हमारे वार फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको डी फार्मा फर्स्ट ईयर, डी फार्मा सेकेंड ईयर का नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप बेसिकली वार फार्मेसी को इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच आज के लेक्चर को वॉच करने के लिए। बाकी ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए, अपने प्रिपरेशन को और अच्छा बेहतर बनाने के लिए वार फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।